مورخہ 30 जनवरी 2022 मुताबिक 26 जमाद सानी 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर यानी स्पाईवेयर पेगासिस के मामले में मोदी हुकूमत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मोदी हुकूमत ने 2017 में मिसाइल सिस्टम समेत हथियारों की खरीदारी के लिए $2 बिलियन के दिफाई सौदे के तहत ही इसराइली स्पाईवेयर पेगासिस को भी खरीदा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल की वजारत दिफा के नए सौदों के तहत पेगासिस को पोलैंड, हंगरी और हिंदुस्तान समेत कई ममालिक को फराहम किया गया। अखबार का दावा है कि जुलाई 2017 में जब हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसराइल पहुंचे तो उनका पैगाम वाज़ेह था कि हिंदुस्तान अब फलस्तीन के हवाले से अपने पुराने मौक़िफ़ को बदल रहा है। हिंदुस्तान ने इसराइल से जदीद हथियार और जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदने का मुआहिदा किया। इस पूरे मुआहिदे की मालियत तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए थी। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने हफ्ते को इंतखाबी वादा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के बाद RLD के साथ इत्तेहाद की हुकूमत बनने पर रियासत के शहरी इलाकों में रोजगार गारंटी कानून की मदद से बेरोजगारी के मसाइल को दूर किया जाएगा। अखिलेश ने यहाँ RLD सदर जयंत चौधरी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मनरेगा की तर्ज पर शहरी इलाकों में रोजगार का नज्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सस्ती शरहों पर न सिर्फ कैंटीन से खाना मिलेगा बल्कि दुकानों से राशन भी फराहम हो सकेगा। समाजवादी कैंटीन में गरीब मजदूरों, राहगीरों, बेघरों को सस्ती शरहों पर 10 रुपए में एक थाली खाना और किराना स्टोर पर राशन और रोजमर्रा की दीगर अशिया भी सस्ते दामों पर मिल सकेंगी। इस साल का बजट इजलास पीर को पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर रामनाथ कोविंद के खिताब से शुरू होगा। बजट इजलास का पहला मरहला 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा मरहला 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। इस दौरान पार्लियामेंट हाउस में कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इजलास के पहले दिन 31 जनवरी को सदर के खिताब के बाद इक्तिसादी सर्वे 2021-22 दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा, जिसमें मुल्क की माशी सूरत हाल की तफसीलात पेश करने के साथ माशी समाजी पॉलिसियों और प्रोग्रामों की मुस्तकबिल समत इशारा नजर आएगा। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे वजीर खजाना निर्मला सीतारमण लोकसभा में सन 2022-23 का मरकजी बजट पेश करेंगी। इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में मुजव्वजा असेंबली इंतखाबात के पेश नजर 10 फरवरी ta 7 मार्च टीवी चैनलों पर ब्रॉडकास्ट किए जा रहे एग्जिट पोल पर पाबंदी आयद कर दी है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात 7 मरहलों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक मुनक़िद होंगे। इलेक्शन कमीशन के जरिए हफ्ते को जारी हुक्मनामे के मुताबिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए में वोट करके लौट रहे राय दहिंदगान के रद्द अमल की बुनियाद पर किए जाने वाले इंतखाबी सर्वे यानी एग्जिट पोल की तरसील इशाअत पर 10 फरवरी सुबह 7 बजे से 7 मार्च 6:30 बजे शाम तक पाबंदी रहेगी। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर मखसूस समाज को अपनी जानिब मायल करने के लिए उनकी दुखती रग पर हाथ रख इंतखाबी कार्ड खेलते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते को SP RLD इत्तेहाद को अपना हदफ तनकीद बनाया और दावा किया कि जो लोग मुजफ्फरनगर में हिंदुओं के कत्ल के खाती हैं उनके इत्तेहाद को वोट देना फसाद में मारे गए मासूमों की तौहीन है। राय दहिंदगान से मुबराई की सियासत से आगाह रहने की अपील करते हुए मिस्टर योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को इख्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने इख्तिदार में खवातीन और किसानों का सिर्फ इस्तेसाल किया है और उनके तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर से नाकाम साबित हुई है। आम आदमी पार्टी ने गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विजय कुमार श्रीवास्तव को इंतखाबी मैदान में उतारा है। राज्यसभा MP संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सदर सभाजीत सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आला क़यादत की तरफ से ऐलान करदा 401 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की आला क़यादत ने 40 उम्मीदवारों की फहरिस्त को कबूल कर लिया है, जिसमें गोरखपुर सदर सीट से CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विजय श्रीवास्तव एक मजबूत उम्मीदवार है। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की अवलीन तरजीह है अच्छे मुद्दे, अच्छे उम्मीदवार अवाम के सामने एक बड़े बदलाव की शक्ल में तैयार के तौर पर रखें। राज्यसभा के MP और साबिक मरकजी वजीर शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि मुल्क और रियासत में तरक्की तो सब हुकूमतें करती, लेकिन वो तरक्की बामानी होना चाहिए। आज मरकज से भेजा गया 1 रुपया पूरा का पूरा नीचे तक पहुंचता है। किसानों को एजाज फंड, तकरीबन 10 करोड़ खवातीन को गैस कनेक्शन, रिहाइश, बैतुल खला वगैरह की स्कीम बामानी तरक्की का नतीजा है। राजधानी के लखनऊ उत्तर प्रदेश असेंबली हल्का वाक़ रघुबर कृपा गेस्ट हाउस में मिस्टर शुक्ला ने कहा कि सबकी कोशिश होने की वजह से मोदी दोबारा वजीर आजम बने। इस मौके पर डॉक्टर नीरज बोरा ने कहा कि मुल्क और रियासत में हुकूमत ने जो कुछ किया है उसे समझदार तबके को बताने की जरूरत नहीं है। विधानसभा इंतखाब में यह तबका मुखालिफ पार्टियों को मजबूत जवाब देने के लिए तैयार है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन में सियासी पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर मजहब और जात के नाम पर वोट मांगने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि इससे इन पार्टियों का
दोहरा किरदार उजागर हो चुका है। मायावती ने हफ्ते को सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में कहा कि बेरोजगारी और महंगाई वगैरह की पहाड़ जैसे मसाइल को दूर करके अच्छे दिन की बात नहीं बल्कि मजहबी जात पात की तफरीक और नफरत की बातें करके वोट मांगे जा रहे हैं, जो कतई भी मुनासिब नहीं है। उम्मीदवारों की हिमायत में अब स्टार प्रचारकों ने कमान संभाल ली है और डोर टू डोर वोट की अपील को निकल पड़े हैं। लखनऊ वेस्ट असेंबली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार सदफ जाफर की हिमायत में आज कांग्रेस के अक़लियती राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने सड़क पर उतरकर अवामी राब्ता किया और कांग्रेस उम्मीदवार सदफ जाफर को रिकॉर्ड वोटों से जिताने की अपील की। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर इमरान प्रतापगढ़ी को देखने के लिए अवाम खुद ब खुद बाहर निकल पड़े। इमरान प्रतापगढ़ी ने इस मौके पर कहा कि तारीख गवाह है कि सदफ जाफर ने अवाम के हक में बहुत जद्दोजहद की है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हक की आवाज असेंबली में भी उठे और हल्के की तरक्की हो तो सदफ जाफर को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताएं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दौरान दूसरे मरहले की वोटिंग वाली रामपुर जिले की सवार सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम खान के पर्चे नामजदगी पर इलेक्शन कमीशन की मोहर लग गई है। वहीं उनकी मां डॉक्टर तजीन फातिमा का पर्चा खारिज कर दिया गया है। इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक हफ्ते को इलेक्शन कमीशन के जरिए दूसरे मरहले की सीटों पर किए गए पर्चे नामजदगी की जांच में अब्दुल्ला का पर्चा सही पाया गया, जबकि डॉक्टर फातिमा तजीन का पर्चा नामजदगी 2 खामियों की वजह से खारिज कर दिया गया। अब्दुल्ला का पर्चा मंजूर किए जाने के बाद उनके हामियों में खुशी की लहर है। वहीं डॉक्टर फातिमा के पर्चे में कॉलम नंबर 2 खाली छोड़ने और एक ही पार्टी से 2 पर्चे दाखिल किए जाने की बुनियाद पर उनका पर्चा खारिज कर दिया गया। औदनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक सीतापुर जिले के महमूदाबाद में मरहूम सैयद मोहम्मद ताहिर हुसैन इब्न सैयद महमूद हुसैन की मजलिस चहल्लुम को खिताब करते हुए मौलाना सैयद उरूजुल हसन मीसम रिजवी ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है। इंसान को इल्म के साथ साथ किरदार का भी अच्छा होना चाहिए। आखिर में मौलाना ने जब मसाइब मौला अली बयान किए तो मोमिनीन की आंखों से आंसू जारी हो गए। ये इत्तला मरहूम के फर्जंद सैयद नूरी जाफरी ने दी है। सूफी संतों की तालीम सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी मजाहिब के लिए है। ये वो लोग हैं जो किसी से भी कोई तफरीक नहीं करते और इंसानियत को मोहब्बत के धागे में बांधने का काम करते हैं। इसी तरह शेखुल औलिया हजरत गुलजार शाह हैं जिनकी मेहरबानी आज बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सभी के लिए आम है। ये ख्यालात हजरत गुलजार शाह दरगाह कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अनवार हुसैन कादरी ने दरगाह पर हो रहे जहती कव्वाली प्रोग्राम में जाहिर किए। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमन और शांति के माहौल को हम अपने मुल्क के नौजवानों से प्यार मोहब्बत और भाईचारा फैलाने और उनके सामने आने वाली दुश्वारियों को बर्दाश्त करने की अपील करते हैं। इस मौके पर कव्वालों ने कौमी यकजहती से लबरेज कलाम पेश किए। देवबंद में स्कूल महासंघ के ओहदेदारान और कारकुनान ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ और डीएम को एसडीएम देवबंद के तवस्सुत से एक मेमोरेंडम इरसाल कर दर्जा 1 से दर्जा 12 तक के सभी रजिस्टर्ड स्कूलों को खोले जाने का मुतालबा किया है। इरसाल करदा मेमोरेंडम में कहा गया है कि स्कूलों के बंद होने की वजह से जहां बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है वहीं स्कूलों की माली हालत भी खराब हो गई है। मेमोरेंडम में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बहुत कम सामने आए हैं। इस सूरत हाल में तमाम रजिस्टर्ड स्कूलों को खोलने की इजाजत दी जाए। अगर 1 फरवरी से स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई तो वो 1 फरवरी से बजाते खुद स्कूल खोल लेंगे और अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई तो इलेक्शन का बायकाट किया जाएगा। बरेली में वाक़ आलमी शोहरत याफ्ता खानकाह आलिया नियाजिया के मैनेजर सिब्तैन हसन नियाजी ने अवाम के नाम एक पैगाम जारी कर कहा है कि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए गुमराह करने वाले मजहबी रहनुमाओं से मुसलमानों को मोहतात रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अब असेंबली इंतखाबात का दौर है। अब तमाम सियासी जमातों के रहनुमा तमाम वादे और दावे के साथ आपके दरवाजे तक आएंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपनी फलाह बहबूद, हुकूक, तहफ़्फ़ुज़, मजहबी और समाजी आज़ादी और रोज़गार को पेश नज़र रखते हुए फैसला लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सूफी बुजुर्गों का पैगाम यही है कि नफरत की दीवारों को तोड़कर इत्तेहाद की बातें करो। यही मुल्क और अवाम की बेहतरी के लिए सबसे मुफीद पैगाम। हमीरपुर में लोक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया शोषित पार्टी ने हफ्ते को असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगियों के चौथे दिन पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इसके साथ ही हमीरपुर असेंबली से 8 उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा एमएलए मनीषा अनुरागी और समाजवादी पार्टी के राम प्रकाश प्रजापति ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। पुलिस इंतजामिया नामजदगी के हवाले से निहायत मोहतात है। हफ्ते की दोपहर 12 बजे लाग पार्टी के राम मिलन हमीरपुर असेंबली पहुंचे और पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इसके कुछ ही देर बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जमाल आलम ने हमीरपुर असेंबली से पर्चा नामजदगी का सेट दाखिल किया। साथ ही हमीरपुर असेंबली से अखिल भारतीय शोषित पार्टी के उम्मीदवार सौरभ कुमार ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। औदनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान और जनूबी कोरिया अगले महीने सियोल में ईरान के मुंजमद असासों की रिहाई के तरीकों पर गुफ्तगू करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान और जनूबी कोरिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात
ताल्लुकात अमरीकी पाबंदियों की वजह से तनाव का शिकार हैं और 2 कोरियाई बैंकों में ईरानी रकम में से $7 बिलियन मुंजमिद हैं। जनूबी कोरिया की वजारत खारजा के एक अहलकार के मुताबिक जनूबी कोरिया की हुकूमत को गुज़श्ता सितंबर में ईरान का एक खत मौसूल हुआ था और वो इस तनाज़े को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दोनों फरीक खत पर दस्तखत होने के 6 माह के अंदर मुज़ाकराती हल तलाश करने में नाकाम रहे तो ईरान कोरिया पर मुकदमा भी कर सकता है। यमनी फौज और अवामी रज़ाकार फोर्सेज ने मुत्तहिदा अरब इमारात के हमलों का जबरदस्त जवाब देते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात के जा रहे फौजियों को पसपाई अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। मौसूदा रिपोर्टों के मुताबिक यमन की मुसल्लह अफवाज और अवामी रज़ाकार फोर्सेज ने सऊदी इत्तिहाद के रुकन मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ गुज़श्ता हफ्ते अबू धाबी और दुबई को ड्रोन और मिसाइली हमलों का निशाना बनाया। अलमियादीन टेलीविजन चैनल ने यमन के हवाले से रिपोर्ट दी है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के फौजियों और उसके आलाकारों और एजेंटों की पसपाई मुत्तहिदा अरब इमारात के आला हुक्काम की खुली शिकस्त है। ईरान और ग्रुप 4+1 के माबैन होने वाले इत्तिफाक के बाद 8वें दौर के मुज़ाकरात में 1 हफ्ते का वक्फा दिया गया है। फारस खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ग्रुप 4+1 यानी जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, रूस और चीन के माबैन होने वाले इत्तिफाक के बाद 8वें दौर के मुज़ाकरात में 1 हफ्ते का वक्फा दिया गया है। इस तरह मुज़ाकराती वफूद आज अपने अपने ममालिक के आला हुक्काम से सलाह मशवरा करने के लिए अपने अपने ममालिक को रवाना हो जाएंगे। बाखबर ज़राए ने कहा है कि इस मुख्तसर वक्फे के बाद मुज़ाकरात का 8वां दौर दोबारा शुरू होगा जिसके हतमी नताइज निकलने के इम्कानात हैं। इराक की मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं और सियासी शख्सियतों ने बगदाद हवाई अड्डे पर हमले की मदम्मत करते हुए इसे मुल्क में बदअमनी फैलाने और अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए दुश्मनों की साजिश करार दिया है। इराक की असाइब अहदुल हक तहरीक के सरबराह ने बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इराक के सिक्योरिटी इदारों को इस हमले के सिलसिले में अहम सुराग मिले हैं जिनसे इस हमले के दहशतगर्दाना होने की तस्दीक होती है। शेख कैस ने अपने ट्वीट में कहा कि बाद अनासिर बगदाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर होने वाले हमले के वाक़े से नाजायज फायदा उठाना और इराक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। अमेरिका में चीन के सफीर किंग गैंग ने कहा है कि ताइवान की आज़ादी के लिए अमेरिका की हिमायत से उसके और चीन के दरमियान फौजी जद्दोजहद को बढ़ावा मिलने का अंदेशा है। सफीर ने जुमे को अमेरिकी रेडियो स्टेशन NPR से कहा कि अगर अमेरिका की जानिब से ताइवान के अवाम की आज़ादी के लिए हौसला अफजाई की जाती है तो मुमकिन है कि 2 बड़े मुल्क चीन और अमेरिका आपस में फौजी जद्दोजहद में शामिल हो जाएं। चीन की स्टेट काउंसिल के ताइवान उमूर के तर्जुमान ने जुमे को कहा कि उनका मुल्क अमेरिका से आग से न खेलने की दरख्वास्त करता है। चीन खुद मुख्तार इलाके ताइवान को अपना सूबा मानता है और 1949 से इस पर हुकूमत कर रहा है, लेकिन वहीं ताइवान में जमहूरी मुंतखब हुकूमत है और वह खुद को आज़ाद मुल्क करार देता रहा है। अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।